मैं चंद्र प्रकाश लेकर आया हूँ 12th बायोलॉजी आप सभी के लिए, जो नीट एम्स या मेडिकल का तैयारी करते हैं उनके लिए भी। तो मैं आज एक चैलेंज के लेकर आया हूँ आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो आपके लिए क्या चैलेंज है, तो मेरा आपसे एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको देना है, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं वह टीबी से रिलेटेड सिम्टम्स, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट्स, यानी कि टीबी का क्या लक्षण है, उसका कंट्रोल नियंत्रण करने का क्या उपाय हैं और उसके इलाज क्या क्या है, उसको कौन कौन से दवाइयां टीबी में चलाया जा सकता है। तो आज मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए लाया हूं, लेकिन एक चैलेंज है जो कि आपको पूरा करना है। यदि है आपके माइंड में दम तो यह चैलेंज को स्वीकार करें, और मेरा भी चैलेंज स्वीकार रहेगा जो आपको अच्छी से बताऊंगा, और ताकि दिमाग में एक बार बैठ जाए तो जिंदगी भर के लिए नहीं निकले। यदि ऐसा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो चैलेंज क्या है, तो आपको बताना है वे कौन कौन से दवाइयां हैं, मेडिसिन है जो टीबी रोग में दिया जाता है। तो वे कौन कौन से मेडिसिन है जो टीबी रोगियों को दिया जाता है, आयुर्वेद हो या एलोपैथ हो, आपको सभी मेडिसिन का नाम बताना है। ठीक है दोस्तों। तो जितना हो सके, यदि आंसर जानते हैं तो आप तुरंत कमेंट कर दीजिए, नहीं जानते हैं तो लास्ट तक मेरा वीडियो को देखिए, मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो आगे बताने जा रहा हूं। सबसे पहले टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस का सिम्टम्स। मैं टीबी के बारे में ऐसे भी पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ये मेरा लेक्चर 3 है। तो लेक्चर 3 में आपको सिम्टम्स बता रहा हूँ। सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस इसको बोला जाता है, और आपको जैसे कि हम बताए थे, इसको शॉर्टकट में टीबी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टीबी, जिसको टीबी बोलते हैं, और यही नाम ज्यादा प्रचलित है। ट्यूबरकुलोसिस बहुत कम लोग जानते हैं, और इसका काउज आपको बता दिए थे। यह किस जीवाणु, बैक्टीरियल डिजीज है। ये टीबी जो है बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। तो समझ ही गए होंगे ये बैक्टीरिया से होता है, और यह कौन से बैक्टीरिया है जिससे टीबी रोग होता है। तो आपका एक क्वेश्चन भी हो जाता है, कौन सा बैक्टीरिया है जो टीबी रोग उत्पन्न करता है। तो टीबी रोग उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। फ्रेंड्स, आपको एक बात जानकर के बहुत हैरानी होगी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही जल्दी, मतलब लक्षण उत्पन्न नहीं करता। यानी कि टीबी का जीवाणु मौका का तलाश करके लक्षण उत्पन्न करता है, अटैक करता है। यानी कि जब आप संक्रमित हो जाएंगे तो आपको कुछ दिनों तक, महीनों तक आपको एहसास नहीं होगा कि हमें कोई रोग भी हो गया। इसका जीवाणु हमारे बॉडी में रहता है, और रह करके जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, यानी कि रक्षात्मक प्रणाली हमारे अंदर जब कमजोर पड़ता है, तब अटैक करता है, तब इसके सिम्टम्स जो है उत्पन्न होते हैं। तो फर्स्ट टीबी रोगी का पहला सिम्टम्स क्या है, तो जानना है। व्हाट इज सिम्टम्स ऑफ टीबी डिजीज, यानी कि सिम्टम्स क्या है। व्हाट इज सिम्टम्स ऑफ टीबी डिजीज। टीबी डिजीज का सिम्टम्स क्या है, तो आंसर लिखने के लिए आप तैयार हो जाइए, कॉपी कलम लेकर के, और नोट कर लेंगे तो आप डॉक्टर जैसा फीलिंग करेंगे। क्योंकि आप सिम्टम्स जब जान जाएंगे तो डॉक्टर ही किसी बीमारी का लक्षण जानता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, यदि आप जान जाते हो इसका सिम्टम्स, तो डॉक्टर तो नहीं बनोगे, लेकिन आपको फीलिंग होगा कि हाँ, डॉक्टरी पढ़ाई में क्या होता है, और ताकि जो आप अपने बच्चों को भी डॉक्टरी करा सकते हैं, आप नहीं कर पाए तो। ठीक है ना। दो सिम्टम्स क्या है, पहला सिम्टम्स इसका है वेट लॉस ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट का वजन कम जाता है। वजन, वेट लॉस ऑफ द पेशेंट, यानी कि लगातार आपको वेट लॉस होने लगता है, वजन कम होने लगता है, आपको हड्डी दिखाई देने लगेगा। इस प्रकार से जो स्केलेटन होता है ना आपका, ये दिखाई देने लगेगा, तो समझ जाइए वेट लॉस हो रहा है आपका। ये पसलियां हैं, तो इस प्रकार से
ये कंगाल तंत्र है। तो सिम्टम्स इसका फर्स्ट है वेट लॉस। वेट लॉस ऑफ द पेशेंट। याद हो जाएगा, वेट लॉस का मतलब है वजन कमना, वजन कमना, ठीक ना। तो लगातार आपको वजन कमेगा तो समझ जाइए कि टीबी रोग हो सकता है। सेकेंड है कॉमन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लंग्स टीबी, यानी कि अधिकांश रोगी जो है फेफड़े के संक्रमण से ग्रसित होता है, यानी कि टीबी में ज्यादा करके फेफड़ा संक्रमित होने का चांस होता है। इसीलिए इसको लिख सकते हैं कॉमन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लंग्स टीबी, लिख सकते हो कॉमन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लंग्स टीबी। तो इस प्रकार से टीबी रोगी को फेफड़ा में संक्रमण ज्यादा होता है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात है कि लो ग्रेड फीवर, यानी कि इसमें आपको ज्यादा नहीं, निम्न तापमान बॉडी का रहता है, यानी कि कम फीवर रहता है, यानी कि लो ग्रेड फीवर रहता है, लो ग्रेड फीवर। कम बुखार। थर्ड, आप जानते होंगे कि सामान्य मनुष्य का कितना डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहता है। तो याद ये भी क्वेश्चन आता है, सामान्य व्यक्ति का जो तापमान होता है, बॉडी का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो लो ग्रेड फीवर का मतलब है 98.6 से ज्यादा रहेगा, यानी कि 100 आपको 199 ऐसा फीवर रहेगा, यानी कि बिटवीन 99 और 101, यानी कि 99 और 101 के बीच में जो है आपको फीवर रहेगा। लो ग्रेड फीवर का मतलब ये है। और सबसे बड़ी बात है टीबी पेशेंट में जो सिम्टम्स है वह है कफ, फैटिग और वीकनेस, यानी कि आपको कफ ज्यादा बनेगा। खांसी करते हैं, लंग्स इन्फेक्टेड होता है ज्यादा करके, तो इसमें खांसी के साथ बलगम काफी मात्रा में आते हैं, ठीक है ना। और आपको कमजोरी होगा, वीकनेस महसूस होगा। तो इस प्रकार से कमजोरी और वीकनेस इसका एक लक्षण हो गया। तो चौथा हो गया आपको तो चौथा सिम्टम्स है आपको नोट करना है। और पांचवा सिम्टम्स है कि ब्लड स्टार्ट्स ओजिंग आउट विथ स्प्यूटम, यानी कि एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स जिसको मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कॉमन, जो कि टीबी पेशेंट में ऐसा अक्सर देखा जाता है, तब लोगों को समझ में आ जाता है इसे टीबी रोग है। तो क्या है कॉमन लक्षण? तो फर्स्ट मतलब कॉमन लक्षण ये है कि ब्लड स्टार्ट, यानी कि जब आप खांसी करते हैं तो आपके थूक से या बलगम से जो है ब्लड आएगा, थोड़ा मात्रा में आए या ज्यादा मात्रा में आए। स्टार्टिंग में थोड़ा मात्रा, जितने बार आप थूक करेंगे, कफ करेंगे, तो उसमें आपको ब्लड आएगा, रक्त आएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से यदि समझ में आ रहा है तो लाइक अभी दबा दो और सब्सक्राइब भी कर दो, और लास्ट में जो है शेयर भी कर देना 1-2 स्टूडेंट्स को, ताकि जो है इसको बेनिफिट हो जाए। और मुझे भी थोड़ा ज्यादा खुशी मिलेगी कि आप मेरा वीडियो को लाइक किए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ब्लड स्टार्ट्स, मतलब कि ब्लड स्टार्ट होता है जब आप थूक करते हैं, खखार करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको कॉमन जो है सिम्टम्स याद रखना बहुत जरूरी है। ब्लड स्टार्ट्स ओजिंग आउट विथ स्प्यूटम, तो इतना नोट करते हैं, इधर लिख देते हैं। यानी कि पांचवा सिम्टम्स आपका है ब्लड स्टार्ट ओजिंग आउट ऑफ द स्प्यूटम, यानी कि थूक के साथ जो है
थोड़ा सा ब्लड आना, ठीक है ना। आगे 6 नंबर है आपका लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब है भूख कम लगना, यानी कि बहुत कम भूख लगना कम हो जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख कम लगना। भूख कम लगने लगेगा तो समझ जाइए इसका ये भी एक मेन सिम्टम्स है। इस प्रकार से यदि पेशेंट को प्रॉपरली इलाज नहीं किया जाए, ट्रीटमेंट नहीं किया जाए डॉक्टर के द्वारा, तो उसे लास्ट में क्या हो जाएगी, पेशेंट में भी डाई, यानी कि पेशेंट जो है मर सकते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं इफ प्रॉपरली नॉट ट्रीटेड, इफ प्रॉपरली ठीक है। यदि लास्ट में आपको बता रहा हूं इतना सिम्टम्स रहने के बाद भी यदि रोगी को इलाज नहीं कराया गया समय रहते, तो लास्ट में तो रोगी को मरने निश्चित है, यानी कि वो तो निश्चित ही मर सकता है। इसलिए ये 5 सिम्टम्स याद रखना है। फिर से 5 सिम्टम्स कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में, ताकि आपको फिर दिक्कत नहीं हो। सिम्टम्स हो गया वेट लॉस, आपको पहला याद रखना है वेट लॉस इसमें होता है। उसके बाद इन्फेक्टेड कॉमन पेशेंट लंग्स, कैसे लंग्स इन्फेक्टेड, सामान्य पेशेंट में फेफड़ा संक्रमित हो जाता है। लो ग्रेड फीवर, कम बुखार रहता है, बुखार निम्न रहता है, बुखार क्या रहता है, निम्न रहता है, यानी कि लो ग्रेड फीवर, ठीक है। और 4th में आपको जो है कफ, फैटिग और वीकनेस, कफ एंड वीकनेस, यानी कि कफ रहेगा, काफी थकान रहेगा, काफी थकान और कमजोरी। और जो 5th नंबर आपको बताने जा रहा हूं, ब्लड स्टार्ट ओजिंग आउट विथ स्प्यूटम, यानी कि रक्त आना, थूक के साथ रक्त आना, ब्लड स्टार्ट ओजिंग आउट विथ स्प्यूटम, यानी कि रोगी को थूक के साथ ब्लड आता है। तो समझ आइए ये इम्पोर्टेंट VVI जो है सिम्टम्स है, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद 6ठा जो है भूख कम लगता है, भूख में कमी आना, यानी कि भूख यदि कमता है, लॉस ऑफ एपेटाइट बोल सकते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो भूख कम लगती है, इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट होता, भूख कम लगती है। और यदि पेशेंट को समय से इलाज नहीं कराया जाए तो लास्ट में पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से यह है मेरा क्वेश्चन आपको था, ये इस बीमारी में यानी कि टीबी रोगी को कौन कौन सी दवाई दी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है जो हम लास्ट में आपको आंसर बताएंगे। इसके लिए आपको लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना।
और सबसे ज्यादा भी इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ये है कि इस रोग में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका आ गया, जो कि मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है ना। तो मेरा वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं आज चैलेंज आपको दिया, ठीक है। तो अब रही बात कंट्रोल का, तो यह डिजीज को किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने का, तो कोई भी बीमारी है उसका कंट्रोल करने का तो तरीका होता ही है, आप जानते ही हैं। तो उस तरीका से यदि मुझे मालूम हो जाए तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है किसी भी डिजीज का कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल होगा, तो पहले जान जाओ यह कम्युनिकेबल डिजीज है। यह रोग क्या है, कम्युनिकेबल, यानी कि संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग बैक्टीरियल होता है, नहीं तो वायरल होता है। तो सबसे पहले कंट्रोल करने का है कि पेशेंट को एक नीट और क्लीन और हवादार साफ सुथरा जगह पर, जहां पर प्रकाश पहुंचे, वहां रखना है। याद रह गया। पेशेंट को कहां पर रखना है, साफ सुथरे वाले जगह पर, जहां पे हवादार जगह हो और लाइट आता हो, सूर्य का प्रकाश आता हो। इसीलिए यहाँ पे नोट कर सकते हो, नोट क्या कर सकते हो, रूम्स ऑफ पेशेंट शुड बी नीट, क्लीन, एयरी एंड वेल लाइटेड। तो याद रखना है आपको क्या चीज, ये पेशेंट का रूम जो है, पेशेंट शुड बी, रूम्स ऑफ पेशेंट शुड बी नीट, क्लीन, एयरी एंड वेल लाइटेड। यानी कि पेशेंट का कमरा जो है वह साफ सुथरा, हवादार और प्रकाशित वाला जगह होना चाहिए। यानी कि कमरा साफ सुथरा, हवादार और प्रकाशित हो। कैसा हो कमरा साफ सुथरा, हवादार और प्रकाशित हो। ये हो गया आपका, तो इससे कंट्रोल हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज होता है उसमें साफ सफाई मस्ट होता है। साफ सफाई में पेशेंट को रखा जाता है तो वह जल्दी से वह ठीक हो सकते हैं, और उस पर बैक्टीरिया का जो है संक्रमण बहुत धीमा पड़ सकता है। और दूसरी ओर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कम्युनिकेबल डिजीज में, अवॉइड कॉन्टेक्ट विद टीबी पेशेंट। यानी कि टीबी पेशेंट को कांटेक्ट में नहीं रहना है। यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति, हेल्दी पर्सन है, तो उनसे कांटेक्ट में नहीं रहना है, यानी कि अवॉइड करना है। अवॉइड पेशेंट डायरेक्ट कांटेक्ट, टू डायरेक्ट कांटेक्ट। यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट होने से बचना है। और सबसे बड़ी बात है, जो पेशेंट को क्या करना चाहिए, तो ये कंट्रोल करने का मैं विधि बता रहा हूँ। तो दो विधि है आपको। पहला नंबर जो है, पेशेंट है, कम्युनिकेबल डिजीज है, इसलिए उसे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहना है। उसके लिए एक अलग कमरा कर देना है। खाना पीना, बर्तन बासन, इसका जितना कपड़ा है, वो बेड है, सब अलग होना चाहिए। अवॉइड होना है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जाना है। उसको खाना देना है, सेफ्टी से देना है। उसके द्वारा जो थूक, मल मूत्र त्याग होगा, वो भी उसको मिट्टी के अंदर गाड़ देना है, कहीं पे सभी जगह पर नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी बात जो मैं तीसरा बात बताने जा रहा हूँ, तो आप जानते होंगे या नहीं भी, तो जो भी पेशेंट हो उसको जो है न्यूट्रिटिव डाइट देना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिटिव डाइट शुड बी गिवन टू पेशेंट। न्यूट्रिटिव डाइट
रोगी को क्या देना चाहिए? रोगी को पोषक आहार देना चाहिए, ताकि उसमें जो है पोषक आहार मिलने से वह बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होगा, स्ट्रांग होगा। यानी कि इम्यूनिटी जिसका स्ट्रांग रहेगा वह टीबी से आराम से लड़ सकता है और जीत भी सकता है। तो इस प्रकार से आपका ये कंट्रोल करने का मेथड है, आप नोट कर लेंगे। और मैं अब जो बताने जा रहा हूँ वो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ ट्रीटमेंट। दोस्तों, डॉक्टर सीखने के लिए पहले सिम्टम्स याद रखना पड़ता है किसी रोगी का, फिर जो है कंट्रोल कैसे किया जाता है उस रोग का वो याद रखना पड़ता है, और लास्ट में जो होता है वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि जान और जान सब कुछ बच जाता है, वह है ट्रीटमेंट। तो रोगी का पता चलते ही उसका ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। तो मैं अब जो बताने जा रहा हूँ वह है ट्रीटमेंट। क्वेश्चन आपको याद रखना है, एक जो मैं डायरेक्ट चैलेंज दिया था आपको, वह चैलेंज को भी याद रखना है। चैलेंज क्या था? पेशेंट को, यानी कि टीबी पेशेंट को कौन कौन से मेडिसिन दे सकते हैं, तो आपको याद रखना है, क्योंकि मैं इसी में बताने जा रहा हूँ ट्रीटमेंट में। तो क्या चीज बताने जा रहा हूँ? ट्रीटमेंट। किसका ट्रीटमेंट? टीबी का। यानी कि टीबी का ट्रीटमेंट आप जानना बताने जा रहा हूँ, जो कि स्मार्ट यूट्यूब स्टडी के माध्यम से आपको मालूम चल जाएगा। तो फर्स्ट आए ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है? चिल्ड्रेन शुड बी वैक्सीनेटेड विथ बीसीजी। यानी कि बच्चों को टीबी से बचाने के लिए किसी व्यक्ति को बच्चा में ही, छोटे बच्चा में ही बीसीजी का टीका दे दिया जाता है। यानी कि बीसीजी का टीका, जो कि आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ। क्या बताया था? चिल्ड्रेन शुड बी वैक्सीनेटेड विथ बीसीजी। यानी कि यहाँ पर बीसीजी का टीका दिया जाता है बच्चों को टीबी से बचाने के लिए, बच्चा में ही बीसीजी का टीका दिया जाता है। दोस्तों, मैं पहला वीडियो में बता दिया था बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिल कलमेट ग्यूरिन। बैसिल कलमेट ग्यूरिन होता है इसका, याद रखना। नहीं याद है तो देख लेना वीडियो, अभी मैं बता दिया हूँ। सेकेंड आपका जो है ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है बच्चा में ही। यदि अभी तक नहीं लिए हैं तो आपको टीबी होने का ज्यादा चांस रहेगा। तो इसीलिए आपको ट्रीटमेंट अपने बच्चों को देना है बच्चा में ही। तो दूसरा ट्रीटमेंट आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि डॉक्टरों के द्वारा, यानी कि विदाउट डॉक्टर के कोई भी दवाई लेना नहीं है, यानी कि डॉक्टर ही उनको दवाई देंगे। तो इसमें जो दवाई है, जो आपकी आपका क्वेश्चन जो था उसमें भी बता रहा हूँ, यानी कि जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर यहीं पर है। यानी ध्यान से देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी डॉक्टर के कंसल्ट में जाकर के, यानी कि कंसल्टेशन विथ ए डॉक्टर, यानी कि कंसल्टेशन विथ ए डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर के कंसल्ट में जाकर के तब स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका दवाई क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी कि किसी के डॉक्टर के कंसल्ट में जाकर के यह दवाई चलाना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड अदर मेडिसिन एंड अदर मेडिसिन आपको देना है। और बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाई है। मैं जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, जो कौन सी दवाई है, मेडिसिन है जो टीबी पेशेंट को दिया जा सकता है, तो वह आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है। दूसरी ओर आपको दोस्तों जानना है, जो टीबी का जो पेशेंट को जो दवाई दिया जाता है, इससे कुछ हानि भी है, साइड इफेक्ट इसका होता है। साइड इफेक्ट क्या होता है वो जानना भी बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आप यदि साइड इफेक्ट नहीं जानते हैं किसी और दवाई चला देते हैं तो उससे पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए उसको साइड इफेक्ट भी जानना जरूरी है। दोस्तों, यह मेडिसिन का ड्रग्स लेने से जो है, इस ड्रग्स के कारण से लीवर कमजोर होता है। यानी कि जो पेशेंट टीबी का पेशेंट है, यदि उसको हम टीबी का दवाई देते हैं, मेडिसिन देते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन या कोई भी आयुर्वेदिक दवाई, तो उसको जो है लीवर कमजोर होगा, लीवर पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो ड्रग केमिकल्स है वह लीवर को डैमेज करता है। तो लेकिन फिर भी लीवर के लिए अलग से दवाई उसमें और चलाना पड़ेगा। तो
तो इस प्रकार से आपको बिना डॉक्टर के कंसल्ट के दवाई नहीं चलाना है, ठीक है ना। तो हम आयुर्वेदिक दवाई का नाम भी बता रहे हैं। पतंजलि में इसका मेडिसिन है, क्या है, गिलोय घनबट्टी, तुलसी घनबट्टी और लक्ष्मी शीतल रस। क्या क्या है मैं लिख देता हूं, गिलोय, घनबट्टी, गिलोय घनबट्टी, तुलसी घनबट्टी और लक्ष्मी शीतल रस। इस प्रकार से आप आयुर्वेद में भी दवाई दे सकते हो। क्या क्या, गिलोय घनबट्टी, तुलसी घनबट्टी और लक्ष्मी शीतल रस। इसमें पतंजलि में बाबा रामदेव के द्वारा जो है चैलेंज किया गया है, यह दवाई रेगुलर चलने से रोगी यानी कि टीबी पेशेंट रोगी एकदम बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। दोस्तों आपका आंसर इसी में था, आप समझ गए होंगे। यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। यदि शेयर करते हैं तो मुझे खुशी मिलेगी। और अब मैं इसके आगे जो बताने जा रहा हूं, जो बताने आपके लिए वीडियो लाऊंगा, वह होगा कि टीबी रोगी को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। टीबी रोगी को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको स्पेशल डाइट के साथ आऊंगा अगली वीडियो में। तो मेरा अगली वीडियो का वेट करिए, इंतजार कीजिए, क्योंकि आप इंतजार करेंगे तो मैं भी वीडियो जो लाऊंगा देने में बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार।